हेलो बालकों, क्या हाल है? बढ़िया। आज जिस टॉपिक बात करने वाले हैं ये टॉपिक का नाम है मोशन, क्लास 9 चैप्टर नंबर 8। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये बात ध्यान रखना। इसकी जो वेटेज है ये है 6 से 7 नंबर। इस वीडियो के एंड होते तक मैं आपको बता दूंगा क्वेश्चन कहां से आएंगे पेपर में, वो कंप्लीट कर लेना। मोशन चैप्टर को सही से पढ़ लेना, ये 6 से 7 नंबर पक्के, कोई नहीं रोक सकता। तो ये 6 से 7 नंबर अगर स्कोर करने हैं तो इस चैप्टर को सही से पढ़ना। साथ में ये चैप्टर आपको 6 से 7 नंबर तो दिलवाएगा, साथ में ये आपको बेस देगा चैप्टर नंबर 9 के लिए, जो भी 6 से 7 नंबर के वेटेज लेके चलता है। बात समझ आ गई? तो चैप्टर को सही समझना, अच्छे से समझना, और हम मिलके ये 6 से 7 नंबर स्कोर करेंगे। ठीक है, चलिए समझते हैं कि मोशन का कॉन्सेप्ट क्या है, मोशन है क्या। देखो, अगर कोई बॉडी टाइम के हिसाब से अपना पोजीशन चेंज करती है तो हम कहते हैं वो बॉडी मोशन में है। लाइक अगर मैं मान लो पॉइंट ए पे खड़ा हूं और कुछ टाइम बाद मैं पॉइंट बी में चला गया, पॉइंट ए से पॉइंट बी में चला गया कुछ टाइम बाद, तो तुम मुझे कहोगे कि भाई आप मोशन में हो, बड़े भाई आप मोशन में हो, आप ए से बी में गए हो कुछ टाइम बाद। पर इसमें एक प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम है रेफरेंस पॉइंट का। क्या है वो समझो कि मान लो मैं बस के अंदर बैठा हूं, अब तुम बाहर मुझे देख रहे हो और देखे कि यहां पे मैं खड़ा हूं और थोड़ी देर बाद मैंने बस की शिफ्ट हो गया, यानी बस मान लो यहां था और बस थोड़ी देर बाद यहां चला गया, 1 घंटे आधे घंटे बाद दूसरे स्टेशन पे चला गया। तो हमने कहा कि देखो शुभम भाई मोशन में है, शुभम देखो मोशन में जा रहा है। पर दिक्कत क्या है कि जो मेरा बगल वाला बैठा है वो कह रहा है क्या बात कर रहे हो भाई, बगल में तो बैठा है, इसने तो अपना पोजीशन चेंज ही नहीं किया। तुम्हारे हिसाब से तुम रोड के साइड से देख रहे हो तो तुम्हारे हिसाब से मैं मोशन में हूं, पर वहीं जो मेरा पड़ोसी बैठा हुआ है मेरे साथ बस में, उसके हिसाब से मैं मोशन में ही नहीं हूं। तो ये कहानी है रेफरेंस पॉइंट की, यानी रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से कोई चीज मोशन में हो सकती है, वहीं अगर तुमने रेफरेंस पॉइंट चेंज किया तो वो चीज मोशन में नहीं हो सकती या हो भी सकती है, डिपेंड ऑन द रेफरेंस पॉइंट। बात समझ आ गई? तो अगर रेफरेंस पॉइंट फिक्स कर दिया जाए, वो मूव नहीं कर रहा, रेफरेंस पॉइंट मूव नहीं कर रहा, यानी जब मैं बस में साथ में बैठा था तो बगल वाला भी रेफरेंस पॉइंट था, वो देख रहा था, वो भी साथ साथ मूव कर रहा था ना, इसीलिए मैं उसके लिए रेस्ट पे था। पर अगर रेफरेंस पॉइंट फिक्स है, उसके हिसाब से किसी बॉडी की पोजीशन चेंज होती है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हम कहेंगे वो बॉडी मोशन में है। बात समझ आ गई? कोई दिक्कत? बढ़िया। तो यहां से 2 कॉन्सेप्ट ऊपर के आते हैं कि मोशन कैसा हो। तो 2 टाइप के मोशन हो सकते हैं, पहला हो सकता है यूनिफॉर्म मोशन, और दूसरा हो सकता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन एंड यूनिफॉर्म मोशन, कहानी समझो। नॉन यूनिफॉर्म मोशन की जब बात कहूं तो इसका मतलब है, यूनिफॉर्म मोशन की पहले बात कर लेते हैं। यूनिफॉर्म मोशन की मतलब यह है कि कोई बॉडी फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में फिक्स डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में फिक्स डिस्टेंस। 1 घंटे में 5 किलोमीटर गई है, अगले 1 घंटे में फिर से 5 किलोमीटर, अगले 1 घंटे में फिर से 5 किलोमीटर, तो हम कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है। बात समझ आ गई? जब नॉन यूनिफॉर्म की मोशन की बात करूंगा तो क्या होगा कि टाइम तो फिक्स कर दिया तुमने, डिस्टेंस वेरी कर रहा है। जैसे पहले घंटे में 5 किलोमीटर गया, दूसरे घंटे में 10 किलोमीटर, अगले तीसरे घंटे में 10 मीटर चला गया। पोजीशन के हिसाब से मान लो कि तुम गाड़ी चला रहे हो, पहली बार चलाया तो 2 किलोमीटर चलेगा गाड़ी, अच्छी व्यवस्था थी। उसके बाद तुम्हारी गाय भैंस आ गई बीच में, उसके वजह से तुम 1 किलोमीटर ट्रेवल नहीं कर पाए अगले 1 घंटे में, तो उस कंडीशन में ये होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यानी जब टाइम फिक्स हो जाए, डिस्टेंस वेरी करे, या डिस्टेंस फिक्स कर जो टाइम वेरी करे, मतलब स्टार्टिंग के पहला 5 किलोमीटर तुम गए हो 1 घंटे में, अगला 5 किलोमीटर गए हो तुम 2 घंटे में, तो डिस्टेंस पर फिक्स है, टाइम वेरी कर रहा है, या टाइम फिक्स है, डिस्टेंस वेरी कर रहा है, तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। बात समझ आ गई? पक्की बात है? बड़े। तो ये था तुम्हारा नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म के बीच में डिफरेंस। अब आते हैं एक कॉन्सेप्ट जो आपका बताता है कि आपकी मोशन जो हो रही है वो कितनी फास्ट है, और उस मोशन की रफ्तार को कितनी फास्ट है या स्लो है तुम मोशन कर रहे हो, वो कौन बताता है? वो बताता है स्पीड। क्या बताता है? स्पीड। बात समझ आ गई? तो यहां पे 2 क्वांटिटी आती हैं, एक होती है स्पीड, एक होती है स्पीड, दूसरी होती है वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी। अब स्पीड और वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट अगर तुम्हें सबसे पहले समझना है तो सबसे पहले समझो डिस्टेंस
और डिस्प्लेसमेंट के बीच में फर्क, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में फर्क। अब देखो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस का मतलब है एक्चुअल पाथ जो आपने ट्रेवल किया है, एक्चुअल पाथ जो आपने ट्रेवल किया है वो होता है डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट होता है इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन। यानी आपने रास्ता जो चलना शुरू किया है वो कहां से शुरू किया है और कहां खत्म किया है, उसके बीच का जो डिफरेंस होता है दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। समझो कि मान लो तुम पर्टिकुलर पॉइंट ए पे हो, फिर तुम गए बी पे मोमोज खाने, तुम्हारा पेट नहीं भरा तो तुम फिर गए सी पे बर्गर खाने, और फिर डी पे गए तुम हॉस्पिटल। अब इतना खाओगे तो जाओगे ही। तो ए से कोई बॉडी बी पे गई है, बी से फिर सी पे गई है और सी से डी पे गई है। अगर ये 5 किलोमीटर है डिस्टेंस, और ये 7 है, और ये 8 है, और ये डिस्टेंस 10 है, तो तुमने शुरू कहां से किया? तुमने ए से शुरू किया, फिर बी से गए, फिर सी से गए, फिर डी पे पहुंचे, डी पे फाइनल पहुंचे। जब मैं डिस्टेंस की बात करूंगा तो क्या होगा? 5 + 7, 5 + 7 + 8 यानी 20 किलोमीटर होगा आपका डिस्टेंस, डिस्टेंस होगा आपका 20 किलोमीटर। पर वहीं जब मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूंगा, डिस्प्लेसमेंट की बात करूंगा तो वो बात होगी कि आपने शुरू कहां किया, खत्म कहां किया। तो शुरू आपने ए से किया, खत्म कहां किया? डी पे। दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? 10 किलोमीटर। पाथ कितना है? 10 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर तुमने डिस्प्लेसमेंट किया है। तो ये याद रखना कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फर्क क्या होता है। डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ यू कवर्ड, और डिस्प्लेसमेंट इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। पहली चीज क्या है कि तुम्हारा डिस्टेंस हमेशा ज्यादा होगा डिस्प्लेसमेंट से। इक्वल हो सकता है पर कभी भी डिस्प्लेसमेंट ज्यादा नहीं हो सकता डिस्टेंस से। बात क्लियर हो गई? दूसरा, डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता पर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। कैसे? मान लो तुम यहां से गए, तुम मार्केट गए, मार्केट से फिर डिस्पेंसरी गए, फिर कहीं तुम घूमने चले गए, वापस आ गए अपने घर। डिस्टेंस की जब बात करूंगा तो सारा डिस्टेंस ऐड होगा, पर जब डिस्प्लेसमेंट की बात करूंगा तो शुरू कहां से किया तुमने? घर से। वापस घूम के कहां आ गए? घर पे। जहां से शुरू किया वहीं पे आ गए, तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 0, 0। तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो तुम्हारा नेगेटिव भी हो सकता है, पर डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट है वो डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है। मतलब अगर मान लो तुम पॉइंट ए पे हो, ए से तुम पॉइंट बी पे गए हो, ए से तुम पॉइंट बी पे गए हो और वापस बी से तुम आ गए हो सी पे। अब ए से जो बी का डिस्टेंस है वो है मान लो 5 किलोमीटर, और ए से सी का जो डिस्टेंस है वो मान लो 4 किलोमीटर है। तो तुमने डिस्टेंस कहां किया है? ए से बी गए हो और बी से कहां आए हो? सी। तो ये 5, फिर वापस आने के लिए 5 और 5 4, यानी 5 + 5 + 4 यानी 14 किलोमीटर तुमने ट्रेवल किया ए से बी जाने में और बी से फिर सी आने में। पर जब डिस्प्लेसमेंट की बात करूंगा तो क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट की बात करूंगा तो अगर तुमने ये डायरेक्शन पॉजिटिव मान के चल रहे हो, क्योंकि डायरेक्शन पे डिपेंड करता है डिस्प्लेसमेंट, तो अगर ये डायरेक्शन पॉजिटिव है तो ये डायरेक्शन क्या होगा? नेगेटिव। या तुमने ये पॉजिटिव लिया है तो ये नेगेटिव। तो डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। तो अगर मान लो इधर का तुमने 5 लिया, ए से बी गए तो 5 किलोमीटर तुम्हारा पॉजिटिव। उसके बाद तुम इधर आए हो कितना? 9 किलोमीटर, 5 ये और 4 ये, तो -9, तो आंसर कितना आ गया? -4 किलोमीटर। और ये माइनस क्या शो कर रहा है? डायरेक्शन शो कर रहा है। तुमने इधर का पॉजिटिव लिया था, इसका मतलब माइनस इधर का है, यानी जो लड़का होगा वो पॉइंट, इनिशियल पॉइंट ए से -4 किलोमीटर, ये 4 किलोमीटर पीछे गया होगा। तो माइनस का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? तो ये है आपका बेसिक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में फर्क। 2 क्वांटिटी होती है, एक होती है स्केलर क्वांटिटी, एक होती है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर वो क्वांटिटी वो होती है जिसपे सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यूज। जैसे मान लो कि चलो कि मैं किसी बॉडी पे फोर्स लगा रहा हूं, किसी बॉडी पे फोर्स लगा रहा हूं, मैंने यहां से 10 न्यूटन का फोर्स लगाया और यहां से मैंने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया। मैंने यहां से 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, इधर से 5 न्यूटन का फोर्स लगाया। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो फोर्स होगा नेट, वो कितना होगा? वो होगा 5 न्यूटन। 10 न्यूटन इधर लग रहा है, 5 न्यूटन इधर लग रहा है। 10 ने 5 को में से कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 5 बचेगा।
तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड है 10 और 5, पर साथ साथ में ये डायरेक्शन पे भी डिपेंड कर रहा है। तो जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, यानी डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, उसको कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या होती है वेलोसिटी, इस पे बात करेंगे। मान लो ये पर्टिकुलर पॉइंट है, यहां से करंट आ रहा है, यहां से करंट आ रहा है, यहां से करंट, सभी करंट इसी की तरफ बढ़ रहे हैं। यहां पे जो करंट आ रहा है उसकी वैल्यू मान लो 4 एम्पियर है, और ये 3 एम्पियर है, ये 2 एम्पियर है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो टोटल करंट आएगा वो क्या आएगा, 4 3 7 2 9। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे 9 एम्पियर करंट आएगा। क्या डायरेक्शन पर डिपेंड कर रहा है? नहीं। तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड और डिस्टेंस आपका स्केलर क्वांटिटी होती है। बात समझ आ गई? तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं, डिस्टेंस को भी नापते हैं मीटर में और डिस्प्लेसमेंट को भी नापते हैं मीटर में। अब बात करते हैं कि आपकी जो ये स्पीड और वेलोसिटी है, स्पीड और वेलोसिटी ये क्या है। देखो स्पीड और वेलोसिटी सिंपल कहानी है। स्पीड का मतलब होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टाइम, दैट इज कॉल्ड स्पीड। और जब वेलोसिटी की बात करूंगा तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। बात समझ आ गई? अब यहां पे दो कॉन्सेप्ट आते हैं। सबसे पहला आता है एवरेज स्पीड, और दूसरा आता है एवरेज वेलोसिटी। बात समझ आ गई? तो एवरेज स्पीड और वेलोसिटी को समझते हैं कि क्या फॉर्मूला है। एवरेज स्पीड की जब बात करूंगा तो बात होगी टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, और वही जब एवरेज वेलोसिटी की बात करूंगा तो होगा इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन में टाइम। बात समझ आई? क्या मतलब है इसका? एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि मान लो कि तुमने स्टार्टिंग का 16 मीटर तुमने 10 सेकंड में ट्रेवल किया। 16 मीटर तुमने 10 सेकंड में ट्रेवल किया। अगला 16 मीटर तुमने कितने में ट्रेवल किया? 6 सेकंड में मान लेते हैं। तो तुमसे पूछा गया कि एवरेज स्पीड जो होगी वो कितनी होगी। तो निकालना बहुत आसान है। एवरेज स्पीड कैसे निकालोगे? एवरेज स्पीड जो होगी, एवरेज स्पीड वो क्या होगा? टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। एवरेज स्पीड जो आएगी वो क्या आएगी? टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस का मतलब क्या है? टोटल डिस्टेंस मतलब 16 मीटर प्लस 16 मीटर और 10 प्लस 6, तो आंसर आएगा 32 अपॉन में 16 डिवाइड होकर आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। बात समझ आ गई? तो ऐसे तुम एवरेज स्पीड निकाल सकते हो। जस्ट टोटल डिस्टेंस को ट्रेवल करना, सम करना और टोटल टाइम को उससे डिवाइड करना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा एवरेज स्पीड की। बात समझ आ गई? पहली बार क्लियर है? दूसरी चीज, स्पीड और वेलोसिटी दोनों को मेजरमेंट किया जाता है मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर का। कभी कभी क्वेश्चन के हिसाब से ही दे दिया जाता है कि किलोमीटर पर मिनट में करो या किलोमीटर पर सेकंड में करो, वो अलग टाइप के क्वेश्चन है, उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। पर अगर तुम्हें सॉल्व करना है नॉर्मल क्वेश्चन जो तुम्हारे 9th 10th तक आएंगे, उनमें तुम्हें क्या करना है कि जो यूनिट लेके चलनी है या तो हमेशा मीटर पर सेकंड में लेके चलो या हमेशा किलोमीटर पर आवर में। तो जो भी चीजें होंगी उन सभी को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देना या किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर देना। बात समझ में आ गई? पक्का 100% कसम से? चलो मान के चलता हूं ये तुम्हें समझ आ गया है। वेलोसिटी क्लियर है, स्पीड क्लियर है, डिस्टेंस क्लियर है, डिस्प्लेसमेंट क्लियर है। बात समझ आ गई? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। और आते हैं अपने न्यू टॉपिक दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की बात समझते हैं कि क्या है एक्सेलरेशन का मतलब। देखो एक्सेलरेशन बहुत सिंपल से कॉन्सेप्ट है कि कोई चीज, पहली चीज तो ये जान लो कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होता है, ये बात क्लियर है। पर जब एक स्ट्रेट लाइन की बात होगी, कि यानी मान लो तुम्हें ए से बी ही जाना है,
तुम्हें वापस का कोई रास्ता नहीं है, कोई मोड़ और नहीं है, ए से बी जाना है, तो इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या रहेगा, इक्वल होगा। तो इस चैप्टर में जहां आपको डिस्टेंस बोला जाए, यानी समझ लो डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है, क्वेश्चन में निकालने को बोला जाए डिस्टेंस निकालो, यानी डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट तो डिस्टेंस दोनों बात बराबर है। ये बात क्लियर है? ठीक है, अब बात करते हैं एक्सेलरेशन की। देखो क्या है कि नॉर्मली कोई गाड़ी जब भी तुम डेली लाइफ में चलाते हो तो क्या कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चलाते हो, कांस्टेंट स्पीड के साथ चलाते हो? नहीं ना, जो वेलोसिटी है वो बार बार चेंज होती रहती है। मान लो तुम पहले 5 मीटर पर सेकंड से चला रहे हो, अचानक खुला रोड दिखा, तुम्हारी एक्सेलरेशन, तभी स्कूल के टीचर दिखे, तुमने और थोड़ी देर दिखा दिया कि देखो सर कितना अच्छा चलाता हूं, तभी आगे गाय आ गई, थोड़ा ब्रेक मारा, पापा आ गए, एकदम ही रोक दिया तुमने। तो तुम्हारी वेलोसिटी बढ़ रही है, कम हो रही है, बढ़ रही है, कम हो रही है, तो ये तो दिक्कत है। तो जब भी ऐसा हो कि वेलोसिटी बढ़े या कम हो तो हम कहते हैं कि क्या कर रही है, बॉडी एक्सेलरेट कर रही है। अगर तुम्हारी वेलोसिटी बढ़ रही है टाइम के हिसाब से तो तुम कहते हो कि तुम्हारी बॉडी एक्सेलरेट कर रही है। अगर घट रही है तो हम कहते हैं डी एक्सेलरेट कर रही है, यानी रिटार्डेशन कर रही है। क्या कर रही है? रिटार्डेशन। रिटार्डेशन का मतलब होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन। रिटार्डेशन मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन। क्या मतलब है ये समझो। जेठालाल चला रहा है गाड़ी, सामने दिखा बबीता जी। जेठालाल ने क्या किया, गाड़ी को किया एक्सेलरेट, चौड़ा है भाई दिखाना है, तो 4 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से जो चला रहा था, अचानक उसने 4 से कितना कर दिया, 10 कर दिया। तो उसने अपना एक्सेलरेशन किया, 4 से 10 की रफ्तार में पहुंच गया। तो इस केस में हम कहेंगे कि उसने अपनी गाड़ी को क्या किया है, एक्सेलरेट किया है। बात समझ आ गई? अब वो 10 के साथ चला रहा है, 10 के साथ मस्त चला रहा है, एकदम चौड़ में, ऐंठ में, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। तभी आ गए बाबूजी, जेठालाल की हालत खराब, उसने मारा ब्रेक, जिसके वजह से उसकी 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार जो थी वो घट के कितने पे आ गई, 2 पे। वेलोसिटी क्या हुआ, डाउन, वेलोसिटी गिरा। इस केस में हम कहेंगे कि वो क्या कर रहा है, रिटार्डेशन कर रहा है। वेलोसिटी चेंज हो रही है, प्रक्रिया चेंज हो रही है, नेगेटिव में चेंज हो रही है, तो हम कहते हैं रिटार्डेशन हो रहा है। दोनों बात क्लियर है? पॉजिटिव एक्सेलरेशन यानी पॉजिटिव वेलोसिटी बढ़े, एक्सेलरेशन, नेगेटिव वेलोसिटी घटे यानी वेलोसिटी घटती है तो रिटार्डेशन। क्लियर बात है? तो यहां से एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बनता है। एक्सेलरेशन को नॉर्मली ए से डिनोट किया जाता है। ये होता है चेंज इन वेलोसिटी। क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में चेंज इन टाइम, अपॉन में चेंज इन टाइम। ये टाइम टेकन कह सकते हो। तो यहां से चेंज इन वेलोसिटी v माइनस यू अपॉन में t। v का मतलब है फाइनल वेलोसिटी। जेठालाल ने जब एक्सेलरेट किया था तो फाइनल कितना अचीव किया था वो होता है v। इनिशियल u इनिशियल वेलोसिटी की बात है, u होता है इनिशियल वेलोसिटी यानी स्टार्टिंग में कितना था, और u से v तक के सफर में टाइम कितना लगा। बात समझ आ गई? एक एग्जांपल के तहत समझते हैं कि अपना जेठालाल भाई है, वो 4 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चला रहा है, 4 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चला रहा है अपनी गाड़ी। सेम किसको देखा, बढ़िया बबीता जी को देखा, और उसके वजह से उसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड हो गई। 20 मीटर पर सेकंड हो गई उसकी वेलोसिटी। और ये 4 से जो 20 तक का सफर है, ये टाइम लगा होगा, ऐसे तो अचानक बढ़ा नहीं होगा। और ये सफर मान लो 8 सेकंड में उसने पूरा किया। कितने में? 8 सेकंड में। तो इस केस में जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, फाइनल 20, इनिशियल 4, टाइम कितना लगा 8, तो 20 में से 4 गया तो कितना बचा, कितना बचा 16 अपॉन में 8, तो आंसर आएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये जो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ये यूनिट होती है एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन की यूनिट याद रखना है, एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है? तो अगर कभी भी तुम्हारे क्वेश्चन में मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिख रहा है तो चीख चीख के वो बोल रहा है कि क्या दे रखा है, एक्सेलरेशन। और निकलता कैसे है, v माइनस यू अपॉन में t। बात क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई समस्या? अरे बढ़िया, ऐसे ही समझते रहो, नंबर झक मार के आएंगे भाई, कहीं नहीं गए नंबर। ओके, तो हमारा कौन कौन से टॉपिक क्लियर हो गए? डिस्प्लेसमेंट क्लियर है, डिस्टेंस क्लियर है, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एक्सेलरेशन। बात क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है? चलो एक क्वेश्चन समझते हैं, और ये क्वेश्चन है वेलोसिटी और स्पीड निकालने का। कि मान लो रॉकी भाई है, और रॉकी भाई ए से बी जा रहा है,
जा रहा है, सॉरी गलती पाप, जा रहे हैं, तो रॉकी भाई ए से बी जा रहे हैं और ए से बी का जो डिस्टेंस है वो 90 मीटर है। रॉकी भाई ए से बी गए और बी से ए वापस आए और ये उन्होंने सफर तय किया है मात्र 1 मिनट लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस ट्रेवल किया उन्होंने 1 मिनट में पूरा का पूरा राउंड मार दिया। ए से बी गए हैं, बी से ए गए हैं, रॉकी भाई हैं, कुछ भी है पॉसिबल। तो आपसे पूछा गया है स्पीड क्या होगी। तो देखो स्पीड की बात करते हैं। स्पीड जो होगा वो होगा टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम अपॉन में टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस कितना रॉकी भाई ने करा है? रॉकी भाई ने करा है ए से बी 90, बी से ए 90, तो 90 और 90 कितना? 180। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, जो टाइम लिया गया था वो 1 मिनट लिया गया था और ये किस में है? 90 मिनट में, मीटर में है, तो ये मीटर में है और ये टाइम कितना है? मिनट में। तो मिनट वाले टाइम को किस में कन्वर्ट करोगे? सेकंड में। याद रखना कि मीटर पर सेकंड में ही वेलोसिटी लेके आओगे अपना। मीटर पर मिनट में भी बालक चलेगा, पर सीबीएसई में 9th क्लास में हो तुम तो मीटर पर सेकंड में लेके चलो या किलोमीटर पर आवर। फिर से रिपीट, मीटर पर सेकंड में यूनिट लेके चलना हमेशा या किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, बात मान लो बस ऐसे ही। तो 1 मिनट है, 1 मिनट को चेंज करोगे टाइम तो ये कितना हो जाएगा? 60 सेकेंड। तो ऊपर हो गया 90 और 90 180 मीटर और नीचे 60 सेकेंड, डिवाइड करोगे तो आएगा 3 मीटर पर सेकेंड। ये हो गई स्पीड। पर वहीं जब मैं वेलोसिटी की बात करूंगा तो कितना होगा? वेलोसिटी बताओ कितना होगा? वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। अब रॉकी भाई की डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है? ए से बी गए हैं और बी से वापस ए पे आ गए हैं, तो जहां से शुरू किया वहीं पे कहानी खत्म। तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? 0। टाइम कितना लगा? 60 सेकेंड। तो 60 से किसी से डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आएगा? 0। तो इनकी वेलोसिटी होगी 0 मीटर पर सेकेंड। तो वहीं तुमने देखा कि स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड आ रहा है पर वेलोसिटी कितनी आ रही है? 0 मीटर पर सेकेंड। बात समझ आ गई? कोई प्रॉब्लम, कोई इश्यू? बड़े चलो फिर आगे बढ़ते हैं। और कुछ ग्राफ का से मदद समझते हैं कि ग्राफ से कुछ कुछ चीजें हम निकाल सकते हैं। तुम्हें पता है कि एक्स और वाई एक्सिस होते हैं, तो एक्स और वाई एक्सिस, एक्स मतलब ऐसा कुछ ग्राफ होता है ना, तुम्हारा ग्राफ रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूं। आप ग्राफ थोड़ा समझा देता हूं तुम लोगों को, ग्राफ काफी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, तो ग्राफ समझो। ऐसे आपको पता है ना, ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, तो ये वाले पॉइंट्स हटा दो, बस ये रखो। तो यहां पे हम डिनोट करते हैं, कुछ ग्राफ बनाते हैं, या तो हम डिस्टेंस और टाइम के बीच में ग्राफ बनाते हैं जिसको कहा जाता है एस वर्सेस टी ग्राफ या एस टी ग्राफ, शॉर्ट फॉर्म में एस टी ग्राफ, या होता है वीटी ग्राफ यानी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये दो के बीच में होता है। नॉर्मली एक्स एक्सिस को टाइम ग्राफ से डिनोट किया जाता है और एस होता है ऊपर वाला, एस ये होगा, टी ये होगा। जब वीटी ग्राफ की बात करूंगा तो वी ये होगा और एस ये होगा। चलिए ये बताइए कि अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन कर रही है यानी उसकी वेलोसिटी फिक्स होगी, तो जब भी वेलोसिटी फिक्स होगी यानी वो चेंज नहीं हो रही होगी, तो जो एसटी ग्राफ होगा उसका वो जाएगा एकदम स्ट्रेट। बात समझ आ गई? एसटी ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन का जाएगा स्ट्रेट। और वहीं वीटी ग्राफ की बात करूंगा, किसकी? वीटी ग्राफ यानी टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा तो किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट से एकदम स्ट्रेट जाएगा। वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, देखो टाइम बढ़ता जा रहा है पर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, तो ये वीटी ग्राफ होगा और ये एसटी ग्राफ होगा किसका? यूनिफॉर्म मोशन का। किसका? यूनिफॉर्म मोशन का। यूनिफॉर्म मोशन का ये एसटी ग्राफ होगा। पर मान लो कोई बॉडी एक्सेलरेट कर रही है, यूनिफॉर्म मोशन नहीं जा रहा, उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है और वेलोसिटी जो चेंज हो रही है वो क्या कर रही है? एक्सेलरेट कर रही है। तो एक्सेलरेट जब करेगी तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? बढ़ेगी टाइम के हिसाब से। तो इस केस में जो ग्राफ जाएगा वो कुछ ऐसा जाएगा। ये जब ऐसा जाए तो इसका मतलब समझ लो कि ये एक्सेलरेट कर रहा है यानी वेलोसिटी बढ़ रही है। अगर ग्राफ ऐसा जाए यानी ऊपर से नीचे की तरफ जाए वीटी ग्राफ, तो समझ लो क्या हो रहा है? रिटार्डेशन हो रहा है यानी वेलोसिटी गिर गई है। दोनों में ही जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट का मतलब समझो कि बार बार जो पर सेकंड के हिसाब से जो वेलोसिटी चेंज हो रही है, पर सेकंड के हिसाब से
जो वेलोसिटी चेंज हो रही है वो फिक्स है, लाइक 4 मीटर पर सेकंड हर सेकंड में बढ़ रहा है, तो स्टार्टिंग के पहले सेकंड में 4 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी बढ़ा, उसके अगले सेकंड में फिर 4 मीटर पर सेकंड, फिर उसके अगले सेकंड में 4 मीटर पर सेकंड। ये होता है कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कभी कभी कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं होता, उस केस में जो ग्राफ होगा वीटी वो अगड़म बगड़म आएगा, ऊपर नीचे चलेगा। बात समझ आ गई? ये है आपकी कहानी एसटी ग्राफ और वीटी ग्राफ। ये यूनिफॉर्म मोशन का है और ये एक्सेलरेटेड मोशन का है। एक्सेलरेटेड मोशन का ये ग्राफ है और ये काफी इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखना। बात समझ आ गई? कोई भी दिक्कत इसमें? चलिए तो फिर आगे कॉन्सेप्ट में आते हैं इसी ग्राफ से रिलेटेड, और ये कॉन्सेप्ट क्या है ये जानते हैं। क्या ग्राफ है कि अगर मान लो कभी तुम्हारा वीटी ग्राफ बना, क्या बना? वीटी ग्राफ, दैट इज वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ के बीच में तुमने अगर ग्राफ बनाया, तो वीटी ग्राफ का क्या मजेदार चीज होती है कि वीटी ग्राफ का जो स्लोप अंडर एरिया कर्व होता है, अंडर एरिया कर्व मतलब मान लो तुमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ कुछ ऐसा बनाया, तो ये वेलोसिटी है जो टाइम के हिसाब से चल रही है, तो इसके अंडर जो एरिया आता है, इस एरिया को अगर निकाल लो तो तुम्हें डिस्प्लेसमेंट मिल जाती है। जैसे मान लो t इक्वल टू 2 पे यहां पे हूं और t इक्वल टू 4 का मतलब यहां है, यानी 4 सेकंड में 2 सेकंड पे यहां था, 4 में यहां था, और वेलोसिटी जो चल रही है वो मान लो 10 मीटर पर सेकंड चल रही है, कांस्टेंट है। तो मैं तुमसे पूछूं कि भैया उसने t इक्वल टू 2 सेकंड में और t इक्वल टू 4 सेकंड के बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है? ग्राफ कैसा होना चाहिए? वीटी ग्राफ। तो मैंने पूछा 2 से लेकर 4 तक के बीच में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, आप ये निकाल के बता दो। तो देखो ये वाला होगा, आपको ये एरिया अगर निकाल लोगे तो आपको पता चल जाएगा कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा। क्या ये एक रेक्टेंगल बन रहा है? हाँ जी रेक्टेंगल बन रहा है। इसकी लंबाई कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड, और इसकी लंबाई कितनी है? देखो ये 2 और ये 4, तो 4 में से 2 गया तो कितना बचा? 2 सेकंड। तो बेसिकली अगर इसका एरिया पूछूं, यानी S बराबर क्या होगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल, अगर इसका नाम ले लूं ABCD, तो एरिया ऑफ ABCD का एरिया निकालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? डिस्प्लेसमेंट। और ये क्या होगा? 10 इंटू में 2 यानी 20 मीटर। तो जो बॉडी होगी वो 2 सेकंड से लेकर 4 सेकंड के बीच में कितना ट्रेवल करा होगा? 20 मीटर। इसने इतना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया होगा। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो ग्राफ की मदद से, आसानी से और इजी। और इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके, ग्राफिकल मेथड का यूज करके हम अपने 3 इक्वेशन ड्राइव करेंगे। 3 इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही क्रूशियल होते हैं। तो आते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसका डेरिवेशन आपको आना चाहिए और ये तीनों फॉर्मूले सही से याद होने चाहिए, क्योंकि इसके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, सॉल्व करने पड़ते हैं आपको इस चैप्टर में और आने वाले 9th चैप्टर में जब आप करोगे लॉ ऑफ मोशन, उसमें भी। ठीक है, तो 3 आपके पास फॉर्मूले हैं, 3 फॉर्मूले हैं और तीनों का डेरिवेशन हम करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरा फॉर्मूला है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा फॉर्मूला है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। अब ये तीनों फॉर्मूला को ड्राइव करेंगे। तो देखिए v इक्वल टू यू प्लस ए टी का ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, ये आप कहां से ड्राइव कर सकते हो? ये एक्सेलरेशन वाली फॉर्मूले से भी ड्राइव कर सकते हो। चलो मैं ग्राफ के मदद से आपको समझाता हूं कि मान लो, कंसीडर लिखना मत भूलिएगा, ये आपका वीटी ग्राफ है, ठीक है। तो मान लो कि जो बॉडी है स्टार्टिंग में जब टाइम 0 था, तो किसी बॉडी की जो वेलोसिटी थी वो u थी और वो ये था, और उस बॉडी ने एक्सेलरेट करना चालू किया और उसकी वेलोसिटी बढ़ती गई और फाइनल वेलोसिटी उसकी कितनी हो गई? v हो गई। फाइनल वेलोसिटी उसकी v हो गई कितने टाइम में? t टाइम में। ये सब कुछ यही बता रहा है कि टाइम t हुआ तो वेलोसिटी u से कितना हो गया? v। क्लियर बात है? अब इनका नाम कर दो, इसका नाम रख दो a, इसका नाम कर दो b, ये हो जाएगा c, ये हो जाएगा d और ये हो जाएगा e। ये बात समझ आ गई? अब ध्यान से मेरी बात सुनो। सबसे पहले बात करते हैं कि एक्सेलरेशन अगर इसकी निकालनी हो तो कैसे निकलेगा। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी यानी v2 माइनस v1 अपॉन में t2 माइनस t1, यही होता है। एक्सेलरेशन बराबर चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में चेंज इन टाइम टेकन। वेलोसिटी फाइनल कितनी हुई?
फाइनल जो हुई वो v हुई, फाइनल जो हुई वो v हुई। इनिशियल कितनी थी u, फाइनल v हुई, इनिशियल कितना था u। t2 यानी जब v हुआ था, वेलोसिटी फाइनल हुई थी, तो टाइम कितना था, तो उस समय टाइम t था। और जब इनिशियल यानी जब u था तब टाइम कितना था, 0 था। ये a चल रहा है, तो a बराबर क्या आया, v माइनस यू अपॉन में t। t को इधर मल्टीप्लाई करो तो at बराबर क्या हो गया, v माइनस यू, और u को इधर ले आओ तो u प्लस at बराबर v। तो ये रहा आपका पहला इक्वेशन। बात समझ आ गई? इस तरह से आपका पहला इक्वेशन मिल जाता है, बड़ा ही इजी, बहुत आसानी से मिल जाता है। पर सेकंड और थर्ड के लिए थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ता है। तो आते हैं आपके सेकंड और थर्ड का डेरिवेशन करते हैं, सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन की। चलिए, अब मान लीजिए आपका ये AE, ये आपका कर्व है, तो आपको अगर S निकालना होगा तो ये वाला एरिया निकालना पड़ेगा, ये वाला एरिया पूरा, ये जो ट्रिपेजियम टाइप का बन रहा है, ये ACDE, ACDE आपको S देगा। यानी जब मैं S की बात करूंगा तो क्या बात करूंगा, एरिया ऑफ ACDE, AR मतलब एरिया, एरिया ऑफ ACDE की बात करूंगा, ACDE की। अब ACDE एक क्या है, एक ट्रिपेजियम है, और ट्रिपेजियम का एरिया जो होता है वो होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। तो पैरेलल साइड ये और ये है, यानी इसकी वैल्यू क्या है, ED, प्लस इसकी वैल्यू क्या है, AC, और इनटू में होता है इनके बीच का परपेंडिकुलर हाइट। परपेंडिकुलर हाइट इसकी कितनी है, BE, दिख रहा है, BE इनके बीच का परपेंडिकुलर हाइट है, तो BE हो गया ये। चलिए, S बराबर 1/2, ED का मतलब क्या है, ED मतलब ये यानी U, AC का मतलब क्या है, ये यानी V, इंटू BE, BE का मतलब है ये, इसका मतलब क्या है CD, और CD क्या होता है, T तो है भैया। तो यहां से आपका 1/2 V प्लस U इंटू T मिला। अब क्या करो, आपको पता है A बराबर V माइनस यू अपॉन में T होता है, तो T बराबर क्या आएगा, T बराबर आएगा V माइनस यू अपॉन में A। इसको इधर ले गया, A को नीचे भेजा। अब ये T की वैल्यू V माइनस यू अपॉन में A जो है उस जस्ट यहां पुट कर दो, तो S बराबर क्या आएगा, 1/2, आगे पीछे कर दो, V प्लस यू इंटू में V माइनस यू अपॉन में A। S बराबर S करो, 2 और A को मल्टीप्लाई कर दो, तो 1/2A, और यहां क्या होगा, A प्लस बी A माइनस बी, A प्लस बी A माइनस बी होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। अब इस 2A को मल्टीप्लाई कर दो S से, तो फॉर्मूला बन जाएगा 2A मल्टीप्लाई S से होते ही 2AS बराबर V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, और यहां से हमारा आ गया सेकेंड फॉर्मूला, सेकेंड इक्वेशन। बात समझ आ गई? यहां से तुम्हें सेकेंड इक्वेशन मिल गया आसानी से, क्लियर है? चलिए, अब आते हैं अपने थर्ड इक्वेशन पे। अब देखो, यहां से भी थर्ड इक्वेशन के लिए भी S, थर्ड इक्वेशन में भी S है ना, इसमें भी S था तो S वाला लिया था, इसमें भी S है तो S का ही लेके चले। यानी हमें निकालना है ACDE का एरिया। अब इस ACD के एरिया को क्या मैं दो टुकड़े में तोड़ सकता हूं, एक ऊपर ट्रायंगल का और नीचे रेक्टेंगल का। देखो, ये ट्रायंगल बन रहा है और ये रेक्टेंगल बन रहा है, तो तोड़ दो। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE क्या है, ABE प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल BCDE, BCDE। अब जो बालक को एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है वो होता है 1/2 इंटू बेस इंटू में हाइट, 1/2 इंटू बेस इंटू में हाइट। बेस का मतलब क्या है, BE, हाइट का मतलब क्या है, हाइट का मतलब AB, प्लस BCDE की बात करूं तो लेंथ, ब्रेथ, लेंथ कितना है BC, और ब्रेथ कितना है, लेंथ ये हो गई, और ब्रेथ कितना है आपका CD। तो S बराबर 1/2, B की वैल्यू पुट करो, B का मतलब ये है, B का मतलब CD, CD का मतलब T, तो T हो गया ये। AB का मतलब क्या है, ये देखो, इस पूरे में से अगर इसको माइनस करो तो AB मिलेगा, तो ये पूरा कितना है V, ये कितना है U, तो ये कितना होगा V माइनस U, तो यहां पुट कर दो V माइनस U, प्लस BC की वैल्यू क्या है, BC की वैल्यू आपकी U, और CD की वैल्यू क्या है T। तो यहां से S बराबर क्या है, UT को इधर कर दो, तो UT प्लस हाफ T V माइनस U। अब V माइनस यू, यहां V माइनस यू बराबर क्या हो जाएगा, A इधर मल्टीप्लाई कर तो AT बराबर V माइनस यू होगा, V माइनस यू की जगह पर क्या डाल लो AT, तो S बराबर क्या होगा UT प्लस हाफ T और V माइनस यू की जगह पे AT।
तो यहां फॉर्मूला बन जाएगा s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और यहां से आपका आ गया थर्ड इक्वेशन। बात समझ आ गई? तो हमने ये तीनों इक्वेशन का डेरिवेशन कर लिया, और तीनों ही इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात दिमाग में रख के चलना। ठीक है, क्वेश्चन क्या आता है ये समझो। क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं, देखो अगर मान लो तुम्हें दे रखा है क्वेश्चन के हिसाब से v गिवन है और u गिवन है, v गिवन है और u गिवन है और t गिवन है, तुमसे पूछा जाए s निकालो, तो क्या दिक्कत है? देखो यहां पे v u s निकालने के लिए ये फॉर्मूला है, s निकालने के लिए तुम्हारे पास ये फॉर्मूला है, पर यहां पे v u के साथ तुम्हें a भी चाहिए, पर यहां पे a नहीं है, पर यहां पे s निकालने के लिए तुम्हें u चाहिए, t चाहिए, a चाहिए, यहां पे भी a चाहिए, यहां पे भी a चाहिए, दोनों के पास a नहीं है। तो आप क्या करोगे, अब पहला वाला फॉर्मूला यूज करके a निकालोगे, क्योंकि हमारे पास v है, हमारे पास u है, हमारे पास t है, तो पहला वाला सॉल्व करके a निकालोगे, फिर किसी भी सेकंड या थर्ड में डाल के तुम s निकालोगे। तो इन तीनों फॉर्मूले का सही से यूज करके क्या गिवन है, क्या निकालना है, तभी जाके आंसर आएगा। जो चाहिए होगा देखना कौन से फॉर्मूले में फिट बैठेगा, बाकी तुम्हारे पास चीजें होनी चाहिए, जो थर्ड वाला मिसिंग होगा वो आप ढूंढ के निकालोगे, सॉल्व करोगे, आसानी से आ जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जब भी कैलकुलेशन करना तो ध्यान रखना कि सभी की यूनिट सेम हो। लाइक अगर डिस्टेंस ले रखा है, तुमने इस वेलोसिटी ले रखी है, तो सबकी वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में है, तो तुम्हारा एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर में होना चाहिए, टाइम सेकंड में होना चाहिए, यानी सभी की यूनिट सेम रहेगी, तभी तुम्हारा आंसर सही आएगा, वरना गलत करके आओगे। पहली बात ये रही। दूसरी चीज है कि मैं इस टॉपिक के बहुत सारे क्वेश्चन जो अच्छे हैं, जो पेपर में आने के चांसेस हैं, मैं वो करा दूंगा। और तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट मुझे जो बतानी थी कि यहां से क्वेश्चन कहां से आएंगे जो आपके पेपर में 6 से 7 नंबर स्कोर करवाएंगे, तो उस पर बात कर देते हैं। सबसे पहला डिफरेंस आ जाता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, स्पीड और वेलोसिटी के बीच में, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म के बीच में। क्लियर है? एक्सेलरेशन का डेफिनेशन आ जाता है कि एक्सेलरेशन क्या होता है या रिटार्डेशन क्या होता है। दूसरी, एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। तीसरा, इन तीनों फॉर्मूले के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस बनते हैं जो आपके एग्जाम्पल में दिए हुए हैं, अगर एग्जाम्पल कर लो तो हो जाएगा। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो ये 3 डेरिवेशंस हैं। अगर ये 3 डेरिवेशन करके जा रहे हो तो चांसेस हैं कि इसमें से एक फिट बैठ ही जाए। बात समझ आ गई? तो इतना कर लो इस चैप्टर में, और कहीं से कुछ नहीं आना, तुम ये 6 से 7 नंबर पूरा स्कोर कर लोगे। बात समझ आ गई? नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा कि मैं तुम्हें इसके इंपॉर्टेंट जो न्यूमेरिकल्स हैं वो तुम्हें करा दूं। ठीक है? तो तब तक के लिए सबक है। टेक केयर, बाय, गुड नाइट।